हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अमेरिकन मॉडर्न रियलिज्म, अमेरिकी आधुनिक यथार्थवाद। देखो, हम ये 5वीं थ्योरी पढ़ रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की। नेचुरल लॉ मेनली डिवाइन लॉज और मोरालिटी पर बेस्ड था। एनालिटिकल स्कूल, पॉजिटिव स्कूल बोलता था लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। नहीं, हिस्टोरिकल स्कूल्स कस्टम की बातें करता रहा, और सोशियोलॉजिकल स्कूल मेनली सोशल कंडीशंस या जैसे सोशल इंजीनियरिंग, सोशल सॉलिडारिटी, सोसाइटी के ऊपर फोकस करते हुए उन्होंने अपना कंसेप्ट डेवलप किया। इसी तरह से जो अमेरिकन मॉडर्न रियलिज्म है या अमेरिकन रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये बोलता है भाई रियलिटी में तो जजेस ही देख रहे हैं ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपने जो भी कानून बना दिया वो ठीक है, कानून तो सब पढ़ रहे हैं, आम जनता भी पढ़ रही है कानून को, एडवोकेट लॉयर्स भी पढ़ रहे हैं, बट अल्टीमेटली होता क्या है? होता वो है जो जजेस डिसाइड करते हैं। दिस इज व्हाट द कोर्ट्स डू। हमेशा आपने देखा होगा थ्योरी में मैं एक चीज अंडरलाइन कर देता हूं, तो लॉ इज व्हाट द कोर्ट्स एक्चुअली डू। ये थ्योरी ये बोलती है, बोलते जमीनी हकीकत तो यही है ना कि कानून जो कोर्ट डिसाइड कर रहा है वो हो रहा है। एक्चुअली कानून बनाती है सरकार, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने वाले 100, समझने वाले 1000। अब आज देखो ना, सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी लिख देता है तो सब लोग उसके हिसाब से अंदाजा लगाते हैं कानून ऐसा होगा, कानून वैसा होगा, और मान लेते हैं आप उसके हिसाब से कुछ करना शुरू कर दो। कुछ भी आपने सोशल मीडिया पे कोई चीज पढ़ी, आज की तारीख का प्रैक्टिकल वर्जन ले रहा हूं समझने के लिए, लेकिन अगर वो मैटर कोर्ट तक पहुंचा तो रियल लाइफ में तो होएगा वो ना जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो देखा जाए तो अमेरिकन रियलिस्ट स्कूल गलत नहीं है, उसने कहा रियलिटी में होता क्या है, कानून तो फिर वो बन जाता है ना जो कोर्ट ने फैसला किया। और इन्होंने तो ये भी कहा कि लॉ तो फिर बेसिकली एक प्रिडिक्टिबिलिटी हो गई। आपको पहले से पता है कि अब जैसे मान लेते हैं एक आदमी ने मर्डर किया, तो मर्डर में उसको मान लेते हैं रूटीन में 10 साल 20 साल जो भी सजा मिलनी है वो कानून की किताब में लिखी है। तो उन्होंने कहा लॉ तो एक तरह से एक प्रिडिक्शन बुक हो गई कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। जैसे आप रेड लाइट जंप करते हो, लॉ बुक में लिखा है कि उसमें 500 रुपीज का फाइन है, तो देखा जाए तो लॉ बुक तो एक प्रिडिक्शन बुक होगी कि इफ यू जंप द रेड लाइट यू विल बी चार्ज रुपीज 500। ऐसा इन लोगों ने बोला, अमेरिकन रियलिस्ट स्कूल ने। ये समझने की जरूरत है, करेक्ट? मैंने आपको जिस समझा दिया। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि थ्योरी पढ़ने से पहले उसको एक बार ब्रीफ में समझ लो, फिर पढ़ना इंटरेस्टिंग और इजी हो जाता है। अब हम बात करते हैं अमेरिकन मॉडर्न रियलिज्म की, जिसको अमेरिकन रियलिस्ट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, ऑब्वियसली। कब हुआ? ड्यूरिंग द अर्लियर 20th सेंचुरी। पुराना है, 20वीं सेंचुरी अभी नहीं थी। अर्ली 20th सेंचुरी का मतलब समझते हो? 1900 कुछ। It developed as a reaction against the analytical school and the traditional belief that the legal decisions are based on logic and legal rules। एक तरह से इन्होंने एनालिटिकल स्कूल और ट्रेडिशनल नेचुरल वाला दोनों को खत्म करने की कोशिश की, या लगा लो दोनों के खिलाफ बोला। इन्होंने कहा कि लॉ इज नॉट, हर आदमी ने मना कर दिया दूसरे की कहानी को। इन्होंने कहा जो लॉ किताबों में लिखा है वो लॉ नहीं है, बट व्हाट कोर्ट्स एक्चुअली डू इन प्रैक्टिस, जो वास्तव में जजेस डिसीजन लेते हैं, कोर्ट्स जो फैसले करते हैं वास्तव में वो है कानून। प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ लॉ, बिहेवियर ऑफ जजेस, मैं सारी चीजें हाईलाइट कर रहा हूं। इन्होंने क्या कहा कि जो प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ लॉ है, द बिहेवियर ऑफ जजेस, जजेस किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से फैसले करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो पूरी कहानी अगर एग्जाम में आती है एज यूजुअल आप 4-6 पन्ने भर के ही आओगे, 20 नंबर में आएगा तो, लेकिन 2 लाइनों में जब तक आप क्रक्स, जिस्ट, मेन पॉइंट नहीं पकड़ोगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो रियलिस्ट आर्ग्यूड लॉ इज नॉट व्हाट इज रिटन इन द स्टैट्यूट्स और बुक, किताबों में जो लिखा वो कानून नहीं है, जबकि कानून क्या है? जो कोर्ट्स वास्तव में करते हैं। तो उन्होंने कहा जो प्रैक्टिकल वर्किंग ऑफ लॉ है, जो बिहेवियर ऑफ जजेस है, जो जजेस का डिसीजन है, जो जजेस का इंटरप्रिटेशन है, वो किस तरह से किस चीज को कैसे समझ रहे हैं, उसका क्या मतलब निकाल रहे हैं, वो है असली कानून और वही एप्लीकेबल होगा। सो लीगल रियलिज्म इज अ थ्योरी, इट फोकसेस ऑन एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ लॉ इन द सोसाइटी। जो कोर्ट फैसले करता है वही तो लागू होते हैं। तो उन्होंने कहा एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ लॉ इन द सोसाइटी, how judges decide cases and how legal rules are applied in practice। how legal rules are applied in practice, इसके ऊपर इन्होंने
स्ट्रेस दिया कि जो रियल लाइफ है, तभी तो रियलिस्ट स्कूल है। जज का फैसला तो रियल ही होता है, वो तो सबको मानना ही पड़ता है ना, उसमें कोई कहानी तो होती नहीं। तो इसका मतलब रियलिस्ट के अनुसार लॉ क्या हुआ? लॉ इज व्हाट द कोर्ट्स एक्चुअली डू, जो वो वास्तव में करते हैं, यानी कि जो वो फैसले देते हैं, वो फैसले सबको मानने होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोल दिया भाई सारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको स्पेशली पब्लिक एरियाज में से हटा दो। अब आप कानून की किताबें पढ़ते रहो, समझते रहो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो ही रही है। ऐसे पता नहीं कितने डिसीजंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, देखा जाए तो फिर वो इम्प्लीमेंट होते ही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ इंडिया। तो बात तो ठीक ही कही इन लोगों ने। अब बैकग्राउंड क्या है? इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ये बिलीव करते थे, अमेरिकन रियलिस्ट emerged because many jurists believe that traditional theories ignore the practical realities। उनको लगा कि आप पुरानी बातें कर रहे हो, हिस्टोरिकल स्कूल तो कस्टम ही करता रहा। इवन सोसाइटी की बातें भी बहुत ज्यादा होने लगी, सोशल वैल्यूज, सोशल सॉलिडारिटी। मैंने तो देखो पढ़ाते वक्त भी बोला था, सोशल सॉलिडारिटी की जो थ्योरी है वो पढ़ने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते कहाँ है? इंटरडिपेंडेंस है वहां तक तो ठीक है, लेकिन कोऑपरेट कहाँ कर रहे हैं एक दूसरे को? हर आदमी तो अपने में ही लगा हुआ है। तो सबसे प्रैक्टिकल लाइफ, रियल लाइफ को अगर हम देखें तो बात तो ठीक थी। सो इस थियोरी के डेवलप होने के रीजंस क्या थे? द मेन रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी। कौन सी थ्योरी? जो पढ़ रहा हूं, अमेरिकन रियलिज्म। एक तो डिससेटिस्फेक्शन विद एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। खैर मैं, अगर मेरे से पूछोगे तो मैं 5वां पढ़ा रहा हूं, मेरे से अभी भी पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा कि कानून जो लिखा जाता है वो काफी हद तक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई चीज कानून की बुक में अपराध नहीं है, लिखी ही नहीं हुई, तो उसको जजेस भी क्या ही कर लेंगे, क्योंकि उनके पास भी तो कानून कोई सेक्शन के बेस पे तो डिसीजन लेंगे ना। खैर मैं सब्जेक्ट से भटकना नहीं चाहता, फिलहाल मैं आपको रियलिस्ट स्कूल पढ़ा रहा हूं। अब ये लोग खैर एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से सेटिस्फाइड नहीं थे, बहुत ज्यादा सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहे थे, ठीक है। और क्या हो रहा था जी? इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल डिसीजन ग्रो हो रही थी। नेचुरली इंडिया में भी जैसे जजेस के डिसीजन मैंने समझाया आपको एप्लीकेबल होते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप लॉ को एक्शन में पढ़िए रादर देन लॉ इन बुक्स। किताबों में क्या लिखा है उसको छोड़ो, जजेस क्या फैसले कर रहे हैं, वो समाज पर किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं, इसको पढ़ो भाई। दैट इज व्हाट दे सेड, ठीक है। अब इसके मेन ज्यूरिस्ट कौन थे, इनके नाम याद कर लो। ये मैं हिंदी में उल्टा हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, इसको आप पढ़ लो, याद कर लो। ओलिवर वेंडल होम्स जूनियर, पॉल लेवलिन, जेरोम फ्रैंक, वॉल्टर व्हीलर कुक, फेलिक्स फ्रैंकफर्टर। अब देखोगे बाकी सभी में हमने जो मेन ज्यूरिस्ट थे उनके हिसाब से एक अलग से क्वेश्चन तैयार किया है। अमेरिकन रियलिज्म पे मैंने अलग से अभी क्वेश्चन तैयार नहीं किया, बाद में अगर जरूरत लगेगी तो तैयार कर दूंगा, क्योंकि आमतौर पर अमेरिकन रियलिज्म का क्वेश्चन ओवरऑल आता है, किसी स्पेसिफिक ज्यूरिस्ट के ऊपर क्वेश्चन कम पूछते हैं। अब अमेरिकन रियलिज्म के मेन प्रिंसिपल्स क्या है? लॉ इन एक्शन, नॉट इन बुक्स। जैसे मैंने भी बताया, किताबों में क्या लिखा उसको छोड़ो, रियल लाइफ में जजेस क्या कह रहे हैं, लॉ एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है, हाउ लॉ एक्चुअली वर्क्स। बोलते थे इसको ध्यान दो, जज ने जो फैसला कर दिया उसके ऊपर ध्यान दो। इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल डिसीजंस पे इन्होंने ध्यान देने को कहा कि जजेस ने जो फैसला लिया, जजेस प्ले सेंट्रल रोल इन शेपिंग लॉ अल्टीमेटली। अब आप देखो ना इंडिया में भी क्या हुआ, एडल्ट्री को इन लोगों ने क्राइम नहीं डिक्लेयर कर दिया, मतलब ये बोल दिया 2018 में कि एडल्ट्री क्राइम नहीं है, जजेस का डिसीजन था। एलजीबीटी कम्युनिटी के वजह से इन्होंने आर्टिकल आई थिंक 3 आईपीसी का सेक्शन 377 ऑलमोस्ट रिपील कर दिया। तो जब जजेस ने डिसीजन लिया तो उसके हिसाब से जब जब बीएनएस आया तो उसमें भी तो फिर चेंजेस आए ना। तो कहीं ना कहीं जो इनकी बात है वो हम अपने करंट रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि यस, जजेस प्ले सेंट्रल रोल इन शेपिंग लॉ थ्रू देयर डिसीजन। जो फैसले आते हैं सुप्रीम कोर्ट के उसके हिसाब से कानून चेंज होते चले जाते हैं। अब जैसे जजेस ने ये फैसला कर दिया कि भाई बेटी को भी पापा की, जो फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिलेंगे जस्ट लाइक सन। तो अब ये चीज धीरे धीरे लॉ में प्रॉपर्ली शेप अप हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो फिर कर ही दिया, बात खत्म। लॉ इज डायनेमिक, ये भी लोगों ने माना कि लॉ जो है वो सोशल नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज होता है। मतलब इनका ये कहना था कि अगर आप उस पर चले, एनालिटिकल स्कूल पे चले, पॉजिटिव स्कूल जिसका दूसरा नाम है, जिसमें ये बोला जाता है कि सॉवरन यानी गवर्नमेंट ही लॉ बना रही है, तो उन्होंने कहा भाई लॉ तो जो है वो सोशल नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि पहले लेडीज को पुराने जमाने की, बहुत पुराने जमाने की बात करें, वोटिंग राइट्स ही नहीं थे, अब तो हैं। आने वाले टाइम में उनके हो सकता है एमपी एमएलए इन सब में भी सीट्स प्रॉपर्ली रिजर्व्ड हो जाएं,
और उतने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन विमेन का जो है वो पार्लियामेंट में भी होने लगे और असेंबलीज में भी होने लगे फिर, तो यानी कि जो सोशल चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से लॉ तो फिर चेंज करना ही पड़ता है ना, ये भी तो बात है। देन मैकेनिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसके तो ये पीछे ही पड़ गए, इनको तो इन्होंने पूरा रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है कि जज जो है वो एक मशीन है, वो पढ़ेगा और सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस को अप्लाई करेगा और एक फाइनली एक रिजल्ट जो है वो अपने मुंह से निकाल देगा। वो कोई मशीन नहीं है, इंसान है, अपना दिमाग भी लगाएगा वो। इन्होंने लिखा है इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी अमेरिकन लॉ वाज डोमिनेटेड बाय लीगल फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म मतलब कुछ भी फॉर्मल जो होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि भाई जो है जैसा है एक रूल में बंध के आदमी बिहेव करेगा। जैसे हम फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, फॉर्मल बिहेवियर करते हैं, ऐसे लीगल फॉर्मलिज्म का मतलब हो गया अपना दिमाग में लगाना, जो लिखा है बस खत्म, उसको पढ़ो, उसको अप्लाई कर दो। अमेरिका वाज डोमिनेटेड बाय लीगल फॉर्मलिज्म। फॉर्मिस्ट बिलीव, ये उनकी सोच है, ये थियोरी तो उसके उल्टा है। दे बिलीव कि जजेस जॉब वाज सिंपली टू टेक ए कोल्ड हार्ड लीगल रूल, मतलब वो तो कहते हैं बस जो है उसको पढ़ो, अप्लाई टू द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड लाइक ए मशीन स्पिट आउट अ मैकेनिकली सर्टेन कंक्लूजन। अब इस लाइन को थोड़ा हिंदी में भी पढ़ लेना, बड़ा सिंपल है, मैं पढ़ भी देता हूं। इन्होंने कहा है न्यायाधीश का काम केवल एक कठोर कानूनी नियम को मामले के तथ्यों पर लागू करना और मशीन की तरह गणितीय रूप से एक निश्चित निष्कर्ष निकालना है। कहने का मतलब है कि इनका ये कहना था कि जजेस एक गिवन फैक्ट्स के ऊपर एक गिवन डिसीजन ही देते हैं, मतलब एक तरह से वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर मर्डर है तो मानो 10 साल की सजा देनी है तो देनी है, अगर रेप है, गैंग रेप है, 20 साल की सजा देनी है तो फिर देनी है। जजेस के पास कोई अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो सर्कमस्टांसेस भी ज्यादा नहीं देखेंगे, बस थोड़ा बहुत फैक्ट्स देखेंगे, बात खत्म। ऐसा थोड़ी होता है। तो बात तो ठीक है। रियलिस्ट आर्ग्यूड कि जजेस आर नॉट कंप्यूटर्स एग्जीक्यूटिंग कोड। उन्होंने वो कंप्यूटर थोड़ी है, रोबोट्स थोड़ी है जजेस, दे आर ह्यूमन बीइंग्स। जजेस आर ह्यूमन बीइंग्स, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि जजेस जो हैं वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। उनके पास बायसेस भी हैं, एक्चुअली हो सकता है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज से कुछ ज्यादा ही चिढ़ते हो, पॉलिटिकल लर्निंग्स हैं, यूनिक बैकग्राउंड्स हैं, डिस्टिंक्ट मॉरल फ्रेमवर्क्स है। अरे भैया हर जज की अपनी सोच है, आप उसको ऐसे थोड़ी कर सकते हो। तो उन्होंने कहा व्हेन ए जज डिसाइड्स ए केस दे आर नॉट जस्ट यूजिंग डिडक्टिव लॉजिक, मतलब एक सिंपल जो कानून की किताब में लिखा है वो सिर्फ उसको नहीं फॉलो कर रहा, वो इन्फ्लुएंस किससे हो रहा है, ओन लाइफ एक्सपीरियंस एंड व्यू ऑफ व्हाट इज बेस्ट फॉर द सोसाइटी। कहीं ना कहीं जज भी दुश्मन थोड़ी है, जज ये कोशिश कर रहा है कि अपनी तरफ से समाज के लिए जो अच्छा हो वो निर्णय दे। जजेस भी तो ह्यूमंस हैं, दे आल्सो वांट टू डू गुड फॉर द सोसाइटी, वो भी तो समाज का भला अपने हिसाब से अपने डिसीजंस के थ्रू कर रहे हैं। ये थ्योरी थी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल फैक्टर भी जुडिशियल डिसीजंस को असर करेंगे। एक जज साहब कैसे सोचते हैं, वो अपने हिसाब से किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो बात अलग है, इसको अब हम क्रिटिसाइज करेंगे, इससे तो फिर लॉ में सर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर जुडिशियल डिसीजंस को कोई चीज अफेक्ट कर रही है बहुत ज्यादा तो फिर उसे लॉ में सर्टेनिटी खत्म हो जाती है, वो प्रॉब्लम तो फिर रहेगी। बट इन्होंने कहा कि हाँ जजेस इन सारे फैक्टरों से अफेक्ट होते हैं और उनके डिसीजन उसके हिसाब से थोड़ा बहुत हिलते हैं। फिर एक आई प्रेडिक्शन थ्योरी, ये भी इसी स्कूल का पार्ट है। इन्होंने कहा लॉ तो जस्ट एक प्रेडिक्शन है कि कोर्ट्स डिस्प्यूट्स को कैसे डिसाइड करेंगे। जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में भी समझाया कि एक आदमी रेड लाइट जंप करेगा तो 500 का फाइन लगेगा। तो लॉ एक तरह से एक प्रेडिक्शन थ्योरी, प्रेडिक्शन बुक है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो द प्रेडिक्शन थ्योरी ऑफ लॉ इज द नेचुरल सीक्वल टू रियलिस्ट रिजेक्शन ऑफ मैकेनिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। उन्होंने पहले कहा कि जज कोई रोबोट नहीं है, जज कोई मशीन नहीं है, वो अपना दिमाग भी लगाएगा। उन्होंने कहा कि लॉ कोई ऐसी होली बुक यानी कि रिलीजियस बुक नहीं है जिसमें कुछ परफेक्ट रूल्स लिखे हुए, ये उन्होंने पहले ही बोल दिया। तो आपको फिर पूछा अच्छा भाई आप बताओ फिर लॉ क्या है, तो उन्होंने कहा लॉ इज नथिंग मोर देन ए प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट ए जज और कोर्ट विल एक्चुअली डू व्हेन फेस्ड विद द स्पेसिफिक सेट ऑफ फैक्ट्स। इन्होंने कहा कि लॉ की किताबें तो एक तरह से एक प्रेडिक्शन की तरह से है। अगर जज सिर्फ लॉ बुक को पढ़ के डिसीजन दे रहा हो मान लो, तो फिर तो आपकी लॉ बुक एक प्रेडिक्शन बुक है, बस ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, जैसे हम अंदाजा लगा देते हैं। इन्होंने अगर आप और गूगल पे रिसर्च करोगे इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि पुरानी थ्योरीज हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसे वेदर वाला होता है ना, जो एक वेदरमैन, समझ रहे हो, मौसम विभाग, वो अंदाजा लगाता है अच्छा इतनी हवा चल रही है,
है, इतना मॉइस्चर है, इतना ये है, इतना वो, तो अंदाजा लगाता है अच्छा इतना टेम्परेचर होगा नहीं, या इतनी तारीख को बारिश होगी, वो बारिश हो भी जाती है। तो उन्होंने लॉयर्स का भी एग्जांपल लिया। लॉयर भी क्या है, जजेस के जो बिहेवियर को स्टडी करें, कानून की किताब को पढ़ें, तो हो सकता है वो केस शुरू होने से पहले प्रिडिक्शन दे दे कि ऐसा होगा जज का फैसला, और वही आ जाए। तो इसका मतलब लॉयर क्या है, एस्ट्रोलॉजर है? नहीं, एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है। तो फिर उसको कैसे पता चला क्या फैसला आने वाला है? क्योंकि जजेस के बिहेवियर को स्टडी किया जा सकता है, और कानून की किताब को खासकर पढ़ना आसान है, वो तो कोडिफाइड है, रिटन है, उसको पढ़ के आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये अपराध किया है और कानून में ये इसकी सजा है। तो यही प्रिडिक्शन थ्योरी ऑफ लॉ रियलिस्ट स्कूल वालों ने दी। उन्होंने कहा भाई तुम ना लॉ की किताब को प्रिडिक्शन बुक मत बनाओ कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, थोड़ा जजेस को भी छोड़ दो, उनकी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लॉ को उनको सोसाइटी के कंडीशंस के हिसाब से एप्लीकेबल इंप्लीमेंट करने दो। मेरिट्स ऑफ अमेरिकन रियलिज्म क्या है? उन्होंने प्रैक्टिकल रियलिटीज ऑफ लॉ के ऊपर एम्फसाइज किया, रोल ऑफ जजेस के ऊपर एम्फसाइज किया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ को उन्होंने अपनी तरफ से एनकरेज किया, लॉ और सोशल कंडीशंस को उन्होंने कनेक्ट किया। डेफिनेटली उन्होंने कहा ना समाज में जो चल रहा है उसके हिसाब से तो जजेस फैसले करेंगे। रिजिड लीगल फॉर्मेलिज्म को उन्होंने थोड़ा सा कट करने की कोशिश की, यार इतना रिजिड होने की जरूरत नहीं है, और जुडिशियल बिहेवियर को उन्होंने समझने की कोशिश की कि जजेस कैसे बिहेव करते हैं। क्रिटिसिज्म तो होना ही होगा, जब हम कुछ पढ़ेंगे तो लास्ट में क्रिटिसाइज तो करेंगे और अलग से क्वेश्चन भी लेंगे क्रिटिसिज्म का। एक तो उन्होंने कह दिया जी बहुत ज्यादा जजेस हो रहा है, बहुत ज्यादा जजेस हो रहा है। दूसरा लीगल अनसर्टेनिटी, वो तो आना ही है, अगर आप किसी ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस पर चलोगे तो अनसर्टेनिटी तो आएगी है। फिर लीगल प्रिंसिपल्स, भाई अब आप तो फिर कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव को तो वीक मान ही रहे हो इस थ्योरी में, तो आप उनको तो इग्नोर कर ही रहे हो। फिर ओवर एम्फेसिस हो गया साइकोलॉजी पे, अब जज तो जो है वो साइकोलॉजी जो उसकी होगी उसके हिसाब से वो फैसले कर देगा। तो फिर आपने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को जो कि जजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज्यादा वैल्यू दे दी। फिर डिफिकल्टी इन प्रिडिक्टिंग डिसीजंस, अगर किताबों के आधार पर चलें जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो सच में देखा जाए तो डिसीजंस को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर टोटली जजेस के ऊपर छोड़ दिया जाए और जजेस अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से डिसीजंस दे रहे हैं तो फिर तो लॉ में अनसर्टेनिटी आएगी, कंफ्यूजन होगा, कुछ भी फैसले कैसे भी आने लग जाएंगे। तो जजेस को इतनी भी फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उनको भी डिसीजंस विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ ही कोशिश करनी चाहिए। चलो, देन लैक ऑफ क्लियर थ्योरी ऑफ लॉ। थ्योरी तो कोई सी भी क्लियर नहीं है, देखा जाए तो हर ज्यूरिस्ट ने, हर स्कूल ने अपने हिसाब से एक पिक्चर बनाई है। 100% क्वेश्चन आंसर उन्होंने कभी भी सॉल्व नहीं किया, कोई कर ही नहीं सकता। अजम्पशंस के ऊपर थ्योरीज डेवलप्ड है, तो क्लियर थ्योरी तो कोई सी भी नहीं है। और रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि भाई नथिंग इज अबव लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। अगर लॉ इज इक्वल फॉर ऑल है तो फिर जजेस की डिस्क्रिप्शन कैसे होगी? कहीं ना कहीं वो तो फिर देखेंगे ना, जब लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। जज हो सकता है कि किसी को देखे तो बहुत गरीब है, या ये तो बेचारी औरत है, उसके हिसाब से उसके फेवर में डिसीजन दे दे, ये तो बेचारी लेबर है, गरीब आदमी है, फैक्ट्री में काम करता है। जबकि लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, एक आदमी मालिक है, अमीर है, इसका मतलब थोड़ी है कि अगर माना वर्कर ने गलती की तब भी उसको कंपेंसेशन मिले, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जजेस दे देते हैं, बाइज्ड हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, मैं तो बोलूंगा। जब मैंने पढ़ा था कानून तब मैंने देखा कि मोस्टली लेबर लॉ में और वुमेन लॉ में डिसीजन उनके फेवर में ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब जुडिशरी थोड़ी बहुत तो इमोशनल होकर इन्फ्लुएंस होती है उस बात से। कितने ही कानून की किताबों में लिखा हुआ लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, फिर कहाँ इक्वल है? थोड़ा बहुत तो फर्क हो ही जाता है ना, थोड़ा बहुत तो फर्क हो जाता है फैक्ट्स के हिसाब से, थोड़ा सा बायसनेस तो आ ही जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर जजेस को पूरी तरह से फ्रीडम मिल जाए कानून के हिसाब से डिसीजंस लेने की, तो फिर रूल ऑफ लॉ क्या रहा जो कि ये बोलता है कि इट इज लॉ इज इक्वल फॉर ऑल? वो कहाँ फिर इक्वल हुआ? तो गड़बड़ जाएगा ना। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से काफी समझा दिया, और इसको पढ़ लो और इसको एग्जाम के हिसाब से तैयार कर लो। फिर भी कोई दिक्कत महसूस करो, इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर लो, जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। और जिस किताब से पढ़ा रहा हूँ इसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर लो। थैंक यू।